हाय स्टूडेंट्स, देखिए हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ के तीनों लेक्चर खत्म कर दिए हैं और ये थर्ड लेक्चर के अंत में हम लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन के बारे में थोड़ा बहुत बात किया था। और देखिए यहाँ पे भी और थोड़ा एग्जांपल्स लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी बात है, दैट इज कोई भी फोर्स है तो उसका बेसिकली तीनों पार्ट आता है। एक है मैग्नीट्यूड, दूसरा है डिरेक्शन, मतलब कहाँ पे लग रहा है, किस डिरेक्शन में लग रहा है, और तीसरा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब देखिए एक एग्जांपल से आपको बता रहे हैं, ये सपोज एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक को अगर अपन यहाँ से फोर्स देते हैं तो ये एकदम सीधा जा रहा है, लेकिन इसी डायरेक्शन में अगर इसी ब्लॉक को अगर यहाँ पे फोर्स देंगे तो ये कुछ ऐसा टिल्ट होने की चांसेस है, राइट। तो वहां पे भी फोर्सेस का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। लेकिन ये सब लेके हम लोग बात करेंगे रोटेशनल मोशन में, उससे पहले तक ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और हम लोग सिर्फ ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये लेके ही काम करेंगे, ठीक है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग रोटेशनल मोशन में, उससे पहले आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अभी आते हैं, चलिए ये वाले ऐसे कुछ केसेस यहाँ पर नहीं दिए होंगे, यहाँ पे सिर्फ सीधा वाला मोशन, राइट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो आपका पॉइंट ऑफ कंसर्न है। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले एक नॉर्मल रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे सपोज एक रॉड है। तो यहाँ पे अगर अपने को नॉर्मल्स का डायरेक्शन समझना है तो कैसे समझेंगे। सबसे पहले सपोज इसका मास है m, इसका मास है m। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इसका रिएक्शन सपोज N1 जो कि ये ग्राउंड पे दे रहा है और ये ग्राउंड इस पे दे रहा है N1, राइट। और यहाँ पे हमने सीखा था कि ऐसे सरफेसेस पे ये इसको N2 दे रहा है और ये भी इसको N2 दे रहा है। सपोज मान लीजिए ये थीटा है, कुछ भी। देन यहाँ पे देखिए ये इसको यहाँ पे दबोच रहा है, सपोज ये N3 है, ये भी N3 है, राइट। बहुत ज्यादा इजी है। तो ऐसे केसेस में आप लोग आराम से इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर ये रॉड को ले लेते हैं तो ये रॉड के लिए मेरे एफबीडी क्या बनेगा, यहाँ पे रॉड पे कौन से फोर्सेस लग रहा है। एक है mg जो कि वेट नीचे की तरफ है, बीच से भी लग सकता है, ऐसे नीचे भी लग सकता है, कोई भी डायरेक्शन में दे दीजिए। यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन लेके कंसर्न, मतलब कहाँ पे अप्लाई हो रहा है इसको लेके कंसर्न नहीं है, मतलब इस साइड में अप्लाई हो रहा है तो इस साइड में कहीं पे भी। और इस पे ऊपर लग रहा है N1 और ये N3 है, तो ये ऊपर की तरफ कितना लगेगा, ये अगर थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा, ये होगा थीटा, तो ये भी होगा थीटा, तो ये N2 cos थीटा, और यहाँ पे N2 sin थीटा, राइट। तो यहाँ पे देखिए रॉड पे ऊपर की तरफ यहाँ पे N2 cos थीटा है और यहाँ पे तो वेट है, ये रॉड के लिए हो गया। और यहाँ पे रॉड पे लग रहा है ऐसे N2 sin थीटा, और ये सेम यहाँ पे भी लग रहा है N2 है, तो यहाँ पे N2 cos थीटा, यहाँ पे N2 sin थीटा। अब ये ब्लॉक पे, ये ब्लॉक के लिए अगर इसको m ले लेते हैं तो इसका वेट यहाँ पे mg काम कर रहा है और उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन N3 काम कर रहा है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे नीचे की तरफ काम कर रहा है ये N2 cos थीटा, और ये साइड की तरफ काम कर रहा है N2 sin थीटा। तो ऐसे किसी भी प्रॉब्लम में आप लोग नॉर्मल को ऐसे तोड़ सकते हैं, राइट। ऐसे काम हमने भी पिछले में बहुत सारे किए हैं, ठीक है। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे सपोज एक स्फेरिकल बॉल जैसा कुछ है जिसको एक आदमी यहाँ पे खींच रहा है टी टेंशन से, मतलब एक आदमी यहाँ पे पुल कर रहा है। तो ये अगर एफ है या टी है, कुछ भी दे दीजिए आप, रस्सी में टेंशन टी है। यहाँ पे देखिए ऐसे सपोज ये N है या N1 है,
इसको आप मान लो इनटू, तो ऐसे प्रॉब्लम में आपको आसानी से आ जाएगा। अब से कंपोनेंट को तोड़ो, यहाँ पे देखो आपको अगर ये गिवन है थीटा, ये सपोज एंगल गिवन है थीटा, तो यहाँ पे ये भी थीटा, तो यहाँ पे n1 sin थीटा, यहाँ पे n1 cos थीटा। ठीक है, तो आप ये ब्लॉक पर अगर देखते हैं तो ब्लॉक पर आपको क्या क्या मिलेगा, जो स्फीयर है यहाँ पे ऊपर में n1 sin थीटा, यहाँ पे n1 cos थीटा, यहाँ पे आदमी खींच रहा है टी टेंशन से या रस्सी में टेंशन टी मान लीजिए, और यहाँ पे देखिए इसका सपोज मास है m, तो यहाँ पे इसका वेट काम करेगा, वेट कितना काम कर रहा है mg, और ये इस पे ग्राउंड पे दे रहा है इनटू, और ये भी इसको दे रहा है इनटू, जो कि इनटू ऊपर की तरफ है, राइट। तो ऊपर नीचे बैलेंस, दाएं बाएं बैलेंस, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम को नॉर्मल में आप आराम से तोड़ सकते हैं, राइट। थोड़ा ध्यान से देखिए। चलिए बोर्ड को क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सपोज सरफेस है 10 किलो है, यहाँ पे 5 किलो है, यहाँ से एक रस्सी ऐसे जाते हुए यहाँ पे सपोज 20 किलो है। देन यहाँ पे आपको चाहिए ये ए, ये बी, ये सी। आपको क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ऐसा अगर क्वेश्चन की बने तो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें 20G, इसमें T, इसमें T। तो आप देखिए यहाँ पे 5 kg पे डायरेक्ट कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन ये 5 kg पे ये 10 न्यूटन यहाँ पे N लग रहा है, और ये 5 न्यूटन पे ऐसे यहाँ पे N लग रहा है। तो यहाँ पे ये पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन को हम A मान लेते हैं। ये रस्सी टाइट है तो एक्सेलरेशन सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 20G, नेट फोर्स कितना है 20G माइनस T इक्वल टू 20 है। ये गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। फिर ए पे आते हैं। ए पे यहाँ पर 10 किलो है, यहाँ पे लग रहा है T और यहाँ पे लग रहा है N, तो धक्का मार रहा है 5, 10 के वो N, और ये सामने एक्सेलरेशन है A। तो यहाँ पर T माइनस N इक्वल टू 10A, और यहाँ पे 5 किलो पे यहाँ पे N कितना एक्सेलरेशन दे रहा है A, तो यहाँ पे N इक्वल टू 5 है। ये मेरा तीनों इक्वेशन आ गए 1, 2, 3। तो T माइनस N इक्वल टू 10 है और N इक्वल टू 5 है। इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा A, राइट। जैसे देखिए इसको अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पर 20G इक्वल टू 35 है, तो A इक्वल टू 4G/7। अगर 5 से काटेंगे तो, राइट। इसको लेके यहाँ पे डाल दीजिए, काम खत्म हो जाएगा आपका। N इक्वल टू 5 इंटू 4G/7, खत्म। इज एंड सिंपल। चलिए एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं। आप स्क्रीन को पॉज करते हुए लिखते जाइएगा मेरे साथ। देखिए सपोज एक और क्वेश्चन पे आते हैं जो आपने कांस्टेंट में ऑलरेडी किया है। ये क्वेश्चन कांस्टेंट के पर्सपेक्टिव से आपने किया था। ये यहाँ पे खंबा गिर रहा है, सपोज इसका मास मान लेते हैं m, 2m है, इसका एक्सेलरेशन a1 है, इसका एक्सेलरेशन a2 है, ये थीटा है, ये हमको निकालना है, राइट। तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट से क्या मिला था हमको
A2, देखिए कांस्टेंट के बीच विचार करते हुए यहाँ से ये A2 था, ये थी 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे थीटा था, तो ये था A2 cos थीटा, और यहाँ पे A1 था, तो यहाँ पे ये थीटा, तो यहाँ पे था A1 sin थीटा, राइट। तो एक ही लाइन पे हम लोगों को मिला था A2 cos थीटा इक्वल टू A1 sin थीटा। मैंने एक ही पॉइंट पे ड्रॉ कर लिया है इजी के लिए, क्योंकि परपेंडिकुलर वाइज एक्सीलरेशन सेम रहेगा। तो यहाँ पे A2 इक्वल टू A1 tan थीटा, ये तो कांस्टेंट से मिल गया था हमको, राइट। अभी आते हैं, ये तो कांस्टेंट हो गया, फिर इसमें अगर थोड़ा क्लियर करके अभी फोर्सेस को दिखाएंगे तो काम इजी हो जाएगा। ये M A2 मान लेते हैं, इसको A1 इसको A2 मान लेते हैं, ये ऐसे राइट। तो यहाँ पे देखिए ये इसको दे रहा है नॉर्मल ऐसे N, ये भी इसको दे रहा है N, राइट। थोड़ा गौर से देखिएगा, ये 2M पे यहाँ पे ये इसको दे रहा है, ये भी इसको दे रहा है, सपोज N1 राइट। हम लोग सबसे पहले अगर ये M को और ये 2M को लेते हैं, तो 2M को अगर लेते हैं अलग से, तो 2M में क्या क्या दिखेगा हमको, ये 2M है, 2M पे यहाँ पे लग रहा है ऐसे N, ये थीटा है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये वापस थीटा, ये N cos थीटा, और यहाँ पे N sin थीटा, राइट। थोड़ा गौर से देखिएगा, N cos N sin, तो N sin 2M को पुल पुश कर रहा है, राइट, इस साइड में A1 एक्सीलरेशन से, सो आई कैन से योर N sin थीटा इक्वल टू 2M into A1, राइट, 2M A1, ये क्या है मेरा पहला इक्वेशन, राइट। और दूसरे पे आते हैं, ये N cos थीटा, यहाँ पे तो वर्टिकली कोई मोशन हो नहीं रहा है, बॉडी तो फोर्ट के अंदर नहीं जा रहा है, तो हम उसको लेकर इतना वरीड नहीं है। अब इसको लेके बात करेंगे, इसमें क्या आएगा, ये अगर एक खंबा है, एक खंबे का वेट नीचे mg कम कर रहा है, यहाँ पर इस पे n लग रहा है, राइट, ये n है, थीटा है, तो यहाँ पे n cos थीटा, राइट। और क्योंकि ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो आई कैन से यहाँ पे A2 mg is greater than this n cos theta, so I can say mg minus n cos theta m A2। now ये A2 की जगह क्या डालेंगे, mg minus n cos theta m A1 tan theta, फिर ये n को लेके 2m A1 बाई sin थीटा, इसको लेके यहाँ पे डाल देंगे, तो आ गया अपना mg माइनस 2m A1 बाई sin थीटा इंटू cos थीटा m A1 tan थीटा, तो m कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है, g इक्वल टू, अगर A1 कॉमन लेते हैं तो tan थीटा प्लस 2 cot थीटा, तो वहाँ से A1 आ गया g tan थीटा प्लस 2 cot थीटा, ये अपना आंसर है, राइट। ये A1 आ गया, तो यहाँ से डाल दीजिए, तो A2 आ जाएगा, A2 इक्वल टू g tan थीटा प्लस 2 cot थीटा, वेरी इजी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं।
चलिए थोड़ा एक स्ट्रिंग का क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो स्ट्रिंग का क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वापस आते हैं थोड़ा नॉर्मल के क्वेश्चन में। नॉर्मल फोर्सेस लगेंगे, बहुत ज़्यादा इजी होगा। तो अभी देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एकदम इजी से बात करते हैं। ये दो रस्सी है और यहाँ पे एक एम मास है और इनके बीच एंगल है सपोज 37। तो यहाँ पे टेंशन निकालने अपने को। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं T1, यहाँ पे मान लेते हैं T2। वो जाहिर सी बात दिख रहा है T1 इक्वल टू T2 होगा, कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे T1 cos 37 और यहाँ पे T2 cos 37 और यहाँ पे T2 sin 37 और यहाँ पे T1 sin 37। क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं हो रहा है, दोनों फोर्सेस बैलेंस हो रहा है, तो ये T1 इक्वल टू T2 आ जाएगा। सो आई कैन से यहाँ पे नीचे का mg और यहाँ पे T1 cos 37 प्लस T1 cos 37 मिलके बन रहा है mg। तो यहाँ पे 2T1 cos 37 इक्वल टू mg, क्योंकि अपना T2 इक्वल टू T1 है, राइट। बहुत ज़्यादा इजी है ऐसे क्वेश्चन। राइट, तो ऐसे क्वेश्चन से आपको T1 आसानी से मिल जाएगा। cos 37 पे तो मालूम ही आपको, ये cos 37 तो मैंने सिखाया ही है। 3 4 5 डाल दो, काम खत्म, ठीक है। और ऐसा एक देते हैं, ये थोड़े दिल को खुश करने वाले प्रॉब्लम्स है जो देखिए चाहे तुम मुस्कुराहट तो आराम से आ जाता है। चलिए एक और लेते हैं। ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर यहाँ पे सपोज है एम मास है। तो आपको सपोज एंगल गिवन है 37। तो कैसे तोड़ेंगे इसमें? सबसे पहले यहाँ पे रस्सी पे लग रहा है T1 और यहाँ पे भी T1। ये T1 पेयर है, ये मतलब ये रस्सी यहाँ पे जो लगा है और यहाँ पे ये रस्सी इस सरफेस पे जितना लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए T1 खींच रहा है, यहाँ पे T2 और ये mg। तो ये 37 मतलब ये भी 37। तो यहाँ पे T1 sin 37 और यहाँ पे T1 cos 37। तो T1 cos 37 इक्वल टू T2। सो T1 cos 37 इक्वल टू T2। ये मेरा पहला इक्वेशन है। तो दूसरी इक्वेशन है T1 sin 37 इक्वल टू T2। T1 sin 37 इक्वल टू योर mg। T1 sin 37 इक्वल टू योर mg। ऐसे बहुत सारे इजी क्वेश्चन आएंगे आपके रास्ते में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सपोज है 5 kg का बॉडी है। यहाँ पे सपोज हमने फोर्स डाला है 50 न्यूटन और यहाँ पे सपोज, अच्छा इससे पहले थोड़ा एक इजी से लेके बात कर लेते हैं। इसमें थोड़े देर बाद आएंगे क्योंकि बीच में से एक इजी से लेकर हुए थोड़ा डिफिकल्ट पे जाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले एकदम बहुत ज़्यादा इजी है, 10 न्यूटन और ये सपोज 37 डिग्री आपको ऐसे गिवन है, 37 डिग्री। ये सपोज आप मान लो 8 kg है, 5 kg, कुछ भी मास दे दो। तो यहाँ पे
10 cos 37 मतलब 10 इंटू 4/5 मतलब 8, और ऊपर लग रहा है कितना, ऊपर लग रहा है आपका 10 sin 37 डिग्री, राइट। ये फोर्सेस है। तो बॉडी का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना होगा, बॉडी का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा A इक्वल टू 8/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हॉरिजॉन्टल 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये वर्टिकली कितना होगा, वर्टिकली देखिए सबसे पहले बॉडी का वेट कितना है, नीचे 8g, अगर g को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेते हैं तो ये 80 न्यूटन, राइट। तो यहाँ पे 80 न्यूटन है, और ऊपर कितना लग रहा है 10 इंटू साइन 37 इज व्हाट, साइन 37 इज 3/5 मतलब 6 न्यूटन ऊपर लग रहा है, राइट। तो ऊपर 6 न्यूटन है, नीचे 8 न्यूटन है, और यहाँ पे नॉर्मल सपोज N1, यहाँ पे N1। तो ये बॉडी पे ऊपर में टोटल कितना लग रहा है, N1 प्लस 6 न्यूटन, N1 प्लस 6 न्यूटन, दैट इज बैलेंसिंग द वेट। N1 इक्वल टू 74 न्यूटन। और क्योंकि ये जमीन फोड़ के नहीं जा सकता है तो इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है। अगर जमीन फोड़ सकता था तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाता, राइट। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन निकला है। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात यहाँ पे आपको बोलना है कि बॉडी पे अगर नॉर्मल का वैल्यू पॉजिटिव है मतलब क्या है, और निगेटिव है और 0 है, मतलब ये अगर कोई बॉडी है m, तो यहाँ पे mg है, ये n है, ये तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है जनरली। तो अगर नॉर्मल का वैल्यू पॉजिटिव है मतलब बॉडी टच पे है और नीचे की तरफ पुल है, राइट। अगर दो बॉडी, सपोज एक आदमी ऐसे सर पे कुछ लेके कूद रहा है, राइट, सर पे कुछ लेके अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल कर रहा है, तब उसको मालूम पड़ेगा कि ये ब्लॉक है या नहीं है, मालूम नहीं पड़ेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे जितना लग रहा है यहाँ पे उतना लग के बैलेंस्ड, राइट। तो नॉर्मल का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा। नॉर्मल का वैल्यू जब भी 0 होगा मतलब बॉडी फ्री फॉल कर रहा है, मतलब बॉडी टच में है या नहीं है पता नहीं चल रहा है। इसका एग्जांपल देते हैं, आपका रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। हम लोग जो खड़े हैं, हम लोग को वेट का फीलिंग कौन दे रहा है, हम लोग mg दे रहे हैं, हम लोग पर लग रहा है, राइट। ये वेट का फीलिंग है। अभी मान लो ये जो बिल्डिंग है ये अचानक से जी एक्सेलरेशन, हम लोग तो जनरली जी से ग्रेविटी पुल कर रहे हैं हम लोग को, तो अभी अगर ये ग्राउंड भी जी से पुल होने लगा तब क्या होगा, ग्राउंड भी अगर जी से पुल हो रहा है, मैं भी अगर जी से पुल हो रहा हूँ, तो मुझे पता चलेगा या ग्राउंड को पता चलेगा मैं टच में हूँ या नहीं हूँ, मतलब टच में होना और ना होना दोनों बराबर है, तो इसलिए नॉर्मल 0 हो जाएगा। लेकिन अगर बॉडी उड़ ही गया, बॉडी अगर उड़ ही गया तब यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल अगर नॉर्मल का वैल्यू नेगेटिव आया मतलब हमको क्या समझना है कि एक ऐसा तो नहीं है कि बॉडी टच में है, बॉडी टच में है तो हमेशा नॉर्मल पॉजिटिव होगा, राइट। दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएगा, मतलब जितने फोर्स से ये दबोच रहा है उतनी फोर्स से ये भी दबोचेगा। और यहाँ पे टच में है या नहीं है पता नहीं चल रहा है, दोनों के दोनों सेम एक्सेलरेशन से आ रहे हैं, राइट। और यहाँ पे ये नेगेटिव आने वाला है, नेगेटिव मतलब सरफेस छोड़ के ऊपर जा रहा है, राइट। समझ में आ रहा है, सरफेस छोड़ के ऊपर जा रहा है मतलब वहां पे तो कोई नॉर्मल का सीन ही नहीं है, नॉर्मल का कोई वहां पे सीन ही नहीं है। क्यों, क्योंकि नॉर्मल है कॉन्टेक्ट फोर्स है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना कि कोई भी दो बॉडी अगर सेम अगर कनेक्टेड है, ऐसे प्रॉब्लम्स भी हम लोग करेंगे, अगर सेम कनेक्टेड है तो यहाँ पे अगर फ्री फॉल कर रहा है तो दोनों में कोई नॉर्मल काम नहीं करेगा, राइट। और अगर नॉर्मल नेगेटिव है मतलब बॉडी ऊपर उठ गया है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर करते हैं हम। अभी मान लेते हैं सपोज ऐसा प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें थोड़ा काम होगा। ये सपोज 2 किलो का बॉडी है, यहाँ पे 20 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पे 15 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। और दोनों एंगल को मान लेते हैं, सपोज हम लोग दे देते हैं यहाँ पे सपोज 37 डिग्री है और यहाँ पे सपोज 53 डिग्री है, कुछ भी ले लेते हैं, कोई भी डिग्री, ठीक है। तो ये बॉडी का क्या 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 काम करेगा। सबसे पहले इसका यहाँ पे कंपोनेंट कितना है 20 cos 53 मतलब 20 इंटू 3/5 मतलब 12 मीटर पर 12 न्यूटन इस साइड में काम कर रहा है, और ऊपर में कितना काम कर रहा है 20 sin 53 मतलब 4/5 मतलब 16 न्यूटन ऊपर की तरफ। यहाँ पे 50 sin 37 मतलब 3/5 मतलब 30, और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा 50, यहाँ पे 50 cos 37 मतलब 4/5 मतलब यहाँ पे 40, और यहाँ पे 50 sin 37 मतलब 3/5 मतलब 30। तो यहाँ पे गौर से देखना, थोड़ा गौर से देखना है। यहाँ पे 2g, अच्छा g का वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड पर अपने कन्वीनियंस के लिए। तो यहाँ पे 20 न्यूटन। तो थोड़ा गौर से देखना है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स बॉडी में कितना है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 40 है, मतलब बॉडी पे नेट फोर्स, अगर बॉडी का हॉरिजॉन्टल फोर्स को ले लेते हैं 2 kg, मतलब बॉडी पे नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा 40 माइनस 12 न्यूटन, दैट इज योर 28 न्यूटन, राइट। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल कितना होगा 28/2, दैट इज योर 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। अब अगर वर्टिकल को लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा नॉर्मल के बारे में सीखेंगे। ये यहाँ पे दे रहा है n और ये यहाँ पे दे रहा है n, राइट। तो ये 2 किलो पे क्या क्या लग रहा है, 2 किलो को अगर ले लेते हैं सेपरेट से, 2 किलो पे ऊपर लग रहा है n, ऊपर लग रहा है यहाँ पे 30 इस साइड से लग रहा है 30, और यहाँ पे 16, और यहाँ पे 2g मतलब 20। अब गौर से देखना, यहाँ पे n प्लस 46 अगर बैलेंस करता 20, तब ये n कितना हो जाता -26, मतलब क्या हो रहा है n -26, मतलब बॉडी टच में ही नहीं है, बॉडी उठ गया है। देखिए क्योंकि ऊपर में नेट कितना है 16 और यहाँ पे 30 मतलब 46, और नीचे का पुल ही 20, तो बॉडी ऊपर उड़ चुका है, इसलिए नॉर्मल कुछ है ही नहीं वहां पर, इसलिए रिजल्ट में आ गया मेरा नेगेटिव। समझ में आ रहा है मेरा बात, क्योंकि बॉडी ऊपर चला गया है, और जब ऊपर चला ही गया है तब तो कोई नॉर्मल का सीन ही नहीं बनता, राइट। तो इसीलिए नॉर्मल नेगेटिव आ रहा है। समझ में आ रहा है मेरा बात, क्योंकि नॉर्मल फोर्स तभी तो एक्ट करेगा जब वो मतलब कनेक्टेड है, क्योंकि वो दो कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो यहाँ पे नॉर्मल का वैल्यू नेगेटिव मतलब बॉडी ऊपर उठ चुका है, राइट, क्लियर। समझ में आ रहा है सबको। चलिए इसको क्लियर करते हैं। अब एक और थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। वैल्यू हम जो भी दे सकते हैं, लेकिन मतलब समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी देखिए
करते हैं ऐसा प्रॉब्लम पे, ये सपोज कोई मास ले लेते हैं, सपोज 5 किलो ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं सपोज 50 न्यूटन, और यहाँ पे ऐसे कुछ एंगल देके दे देते हैं 50 न्यूटन, दैट इज 37 ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगेगा 50 sin 37 मतलब 3/5 और 10 मतलब 30, और यहाँ पे कितना लगेगा, यहाँ पे लगेगा 50 इंटू cos 37 मतलब 4/5 मतलब 40। तो थोड़ा हॉरिजॉन्टल में देखिए, यहाँ पे 40 न्यूटन, यहाँ पे 50 न्यूटन, मतलब बॉडी सामने जाएगा, तो बॉडी का सामने नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 5, 10/5 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। और ऊपर में कितना है, देखिए ऊपर में यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे नॉर्मल है, राइट। तो ऊपर में टोटल कितना काम कर रहा है, n प्लस 30 दैट इज योर 5g दैट इज योर 50, 5 इंटू 10 50, तो n कितना है 20 न्यूटन नॉर्मल डायरेक्शन। तो नॉर्मल डायरेक्शन में 20 न्यूटन है मतलब पॉजिटिव है, मतलब बॉडी यहाँ पर है, बॉडी यहाँ तक उड़ नहीं गया है, राइट। इजी है। बहुत ज्यादा इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर करते हैं। अब देखिए, कोई भी अगर एम मास है, कोई भी इंक्लाइन प्लेन में, यहाँ पे एम मास है इंक्लाइन प्लेन में, तब ये इंक्लाइन प्लेन में एक्सेलरेशन कितना होगा, सबसे पहले ये थीटा है, ये mg है, यहाँ पे mg sin थीटा है, तो ये कितना एक्सेलरेशन होगा, ये इक्वल टू mg sin थीटा बाई m दैट इज g sin थीटा, राइट। और इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, ये है तो इसको g पुल कर रहा है, ये थीटा है तो ये g sin थीटा और ये g cos थीटा, ऐसे कोई भी आप बोल सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मतलब जो along the plane acceleration that is g sin theta, cleared। अब चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसको अप्लाई मारेंगे थोड़ा। देखिए, अगर ऐसे इंक्लाइन प्लेन में भी हमने कुछ फोर्स वगैरह डाल दिया है, तब सीन कैसा होगा। अच्छा, हम यहाँ पे हर एक जी जितने हैं सारे 10 ले रहे हैं, थीटा सपोज 37 डिग्री है, ऐसा बॉडी है, मतलब वो नॉर्मली जी से गिर रहा है, मतलब उसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा मतलब जी साइन 37 मतलब 10 इंटू 3/5 मतलब ये 6। तो अभी इस पे अगर अपन यहाँ से हॉरिजॉन्टली एक 20 न्यूटन दे दें, 20 न्यूटन अगर ऐसे दे देते हैं, तब यहाँ पर सिंक क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ये तो 20 न्यूटन ऐसे है, तो 20 का यहाँ पे कंपोनेंट कितना होगा, ये 37, तो ये कितना, ये 53, 37 तो 53 फिर 37, राइट। तो यहाँ पे 20 का दो कंपोनेंट ले लेते हैं, ये 37 तो 20 cos 37 मतलब 20 इंटू 4/5 मतलब 16, और यहाँ पे 20 इंटू साइन 37 मतलब 20 इंटू 3/5 मतलब 12, राइट। यहाँ पे 12 न्यूटन, यहाँ पे 16 न्यूटन,
और यहाँ पे देखिए ये 5 पे कितना लग रहा है, ये 5G है मतलब 50 है, तो यहाँ पे कितना लगेगा 50 sin 37 mg sin 37, राइट। मतलब 50 इंटू साइन 37 मतलब 3/5 मतलब 10 30। तो यहाँ पे नीचे एक्सेलरेशन कितना होगा, ये 5 kg है, तो यहाँ पे देखिए लग रहा है 16, यहाँ पे देखिए लग रहा है 30, और यहाँ पे तो कोई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है नहीं, तो उसको लेकर हम इतना चिंता में नहीं है। तो यहाँ पे कितना है ये, मतलब इसको अगर यहाँ से देखते हैं, देखिए ऊपर मिल रहा है 16 न्यूटन, इस तरफ मिल रहा है 30 न्यूटन, राइट। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के मान लेते हैं 5, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 30 माइनस 16/5 मतलब 14/5 मतलब 2.8 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेशन थोड़ा देख लीजिएगा। ये हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, मतलब ये अलोंग द प्लेन एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पे अगर नॉर्मल को देखते हैं तो नॉर्मल को देखने में कितना मिलेगा, सबसे पहले ये तो 20 के लिए यहाँ पे 12 न्यूटन है, फिर यहाँ पे देखिए 5G है, अगर इसके बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 50 है 5G, तो यहाँ पे ये कितना दे रहा है, ये 37 है, मतलब 50 cos 37 मतलब 50 इंटू 4/5 10 मतलब 40 नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे 40 नीचे की तरफ है और 12 ये भी नीचे की तरफ है, मतलब इसको टोटल बैलेंस कौन कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। अगर नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस नहीं कर पाता, दबोचा नहीं होता, तब तो ये मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन अगर दबोच नहीं सकता तो ये तोड़ के अंदर चला जाता। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन N1 कितना होगा, N1 इज यहाँ पे 40 और यहाँ पे 12, क्योंकि 12 आया था 20 के कंपोनेंट की वजह से, तो यहाँ पे 12 न्यूटन प्लस 40 न्यूटन दैट इज योर 52 न्यूटन, राइट। ये बहुत ज्यादा इजी है। चलिए और थोड़ा एग्जांपल्स करते हैं, अच्छा लगेगा, क्लियर करते हैं। थोड़ा आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। सपोज एक क्वेश्चन है, ये पैराबोला का इक्वेशन है, आप लोग पढ़ेंगे पैराबोला y = x²। तो बोल रहा है कि एक सरफेस है जो कि ये पैराबोला का इक्वेशन मान के चल रहा है, तो आपको बोला गया है यहाँ पे 1 kg है, इतने में x = 2 मीटर में, ठीक है। तो अभी इस पे हमने 5 न्यूटन लगाया है, ऐसे 5 न्यूटन लगाया है, तो अब इसका नॉर्मल वगैरह निकालो, क्या 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 काम कर रहे हैं इस पर। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में देख लेते हैं। सबसे पहले हमको मालूम है कि dy/dx इज द tan थीटा, राइट। तो यहाँ पे dy/dx क्या, dy/dx इक्वल टू ddx ऑफ x²। तब dy/dx tan थीटा है, सो tan थीटा इक्वल टू 2x, और यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 2 मीटर, मतलब 2 इंटू 2 मतलब 4। tan थीटा अगर 4 है तो हम मान लेते हैं ये 4 है, ये 1 है, ये थीटा है, तो ये √17, तो sin थीटा कितना है 4/√17, cos थीटा कितना है 1/√17 आ गया हमको। अब देखिए, अब ये सरफेस को लेंगे, अब इस सरफेस में बॉडी को लेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। सपोज यहाँ पे एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर लिया है, ऐसा कुछ, मतलब ये टेंजेंट को ही हम लोग यहाँ पे जूम करके ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये थीटा है, इसका tan थीटा आपने अभी क्या भी निकाला है, उसका रिस्पेक्टिव साइन कॉस भी आपने निकाल लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 न्यूटन है, यहाँ पे 1 kg
मतलब mg मतलब 10 है, और यहाँ पे कितना है ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो यहाँ पे 10 cos थीटा, यहाँ पे 10 sin थीटा, और यहाँ पे ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, राइट। अब थोड़ा गौर से देखिएगा इस पे, आपका नॉर्मल का वैल्यू कितना है, नॉर्मल इक्वल टू 10 cos थीटा, मतलब 10 इंटू cos थीटा इज 1/√17, सो 10/√17, ये नॉर्मल आ गया। अब यहाँ पे ये प्लेन वाइज यहाँ पे देखिए 5 है, और यहाँ पे है 10 sin थीटा, मतलब 10 sin थीटा मतलब 10 इंटू 4/√17, ये साइन थीटा का वैल्यू हमने निकाला था 4/√17, तो यहाँ पे देखिए ये लगभग आपका 10 जैसा ही होगा, क्योंकि 10 से थोड़ा छोटा होगा, 5 से बड़ा है। तो यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना होगा, a इक्वल टू 40/√17 माइनस 5 डिवाइडेड बाई इसका मास कितना है 1, ये होगा इसका अराउंड इंक्लिनेशन एक्सेलरेशन, राइट। बहुत ज्यादा इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पॉज करके आप लोग फटाफट लिख लीजिएगा, इसको क्लियर करते हैं हम। अब देखिए सबसे पहले थोड़ा इजीएस्ट चीज के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसको धीरे धीरे कम्प्लेक्स करते हुए जाएंगे। ये सपोज एक एम मास है, ये सपोज एक एम मास है, अगर अपन यहाँ पे एफ लगाते हैं तब इन लोगों में फोर्सेस कितना होगा, सबसे पहले तक इन लोगों में फोर्सेस कितना होगा उसको निकालने के लिए ये दोनों के दोनों एक साथ मूवमेंट कर रहे हैं, राइट। क्योंकि अगर इसका एक्सेलरेशन ज्यादा इसका कम होगा तो दोनों में गैप हो जाएगा, और इसका ज्यादा इसका कम हो जाएगा तो तोड़ के अंदर चला जाएगा, जो दोनों में से दोनों पॉसिबिलिटी नहीं है। तो दोनों के दोनों अगर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो इसको हम एक सिस्टम मान सकते हैं। एक सिस्टम मान के आप लिख दो ए इक्वल टू एफ बाई एम प्लस एम, एक सिस्टम मान लो, राइट। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये एफ ये एम, तो ये एम इस एम पे दे रहा है नॉर्मल रिएक्शन एन, और ये एम इस पे दे रहा है एन, राइट। तो आप ये एम को सेपरेट से ड्रॉ करो, एम को सेपरेट से ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे दे रहा है एफ, यहाँ पे दे रहा है एन, तो यहाँ पे क्योंकि बॉडी आगे जा रहा है एफ इज ग्रेटर देन एन, सो माय नेक्स्ट फॉरवर्ड फोर्स इज एफ माइनस एन बाय द एम, दैट इज द एक्सेलरेशन, ये। और यहाँ पे एम के लिए देखिए एम में इसको ड्रॉ कीजिए, एम के मोशन के लिए सिर्फ जिम्मेदार है ये एन, जो कि एम ये एन ये स्मॉल एम ये कैपिटल एम को दे रहा है, ये एन उसकी वजह से ए है, तो आप एन इक्वल टू एम ए डाल दो, फिर यहाँ पे एफ माइनस एन इक्वल टू एम ए, और ये एन इक्वल टू एम ए, फिर दोनों का ऐड कर दो तो ऑफ इक्वल टू एम प्लस एम इंटू ए आ जाएगा, जो भी आपका वही पुराना रिजल्ट है, राइट। और ये इनके लिए डाल दो एम एफ बाई एम प्लस एम, ऐसा इजीएस्ट होता है, ठीक है। फिर हम लोग थोड़ा इसको थोड़ा मॉडिफाई मानेंगे, इसमें 2 बॉडी की जगह आप 3 बॉडी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर फोर्स है, यहाँ पर फोर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए इसको क्लियर करते हैं, फटाफट उतार लीजिए। सपोज एक सिस्टम मान लेते हैं ऐसा,
kg ले लेते हैं। फिर यहाँ पे सपोज 20 न्यूटन दे देते हैं, कितना एंगल पे देंगे 37 डिग्री पे देते हैं, ठीक है। तब इन दोनों में फोर्सेस क्या होगा, ये इस पे कितना नॉर्मल लगाएगा, ये इस पे कितना नॉर्मल लगाएगा, ये कितना फोर्स है, सब कुछ आपको निकालना है। सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट कितना है, ये 20 है, तो यहाँ पे 20 cos 37 मतलब यहाँ पे कितना लग रहा है 20 इंटू cos 37 इज 4/5, मतलब 20 इंटू 4/5 मतलब 16, राइट। 16 लग रहा है सामने, 16 न्यूटन। तो 16 अगर सामने लग रहा है, ये दो बॉडी को एक बॉडी मान लो, यहाँ पे एक्सीलरेशन ये आ जाएगा a = 16/6 दैट इज योर 8/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। ये आ गया। फिर ये इस पे दे रहा है n और ये इस पे दे रहा है n, तो इसके मोशन के लिए सिर्फ जिम्मेदार है ये n, तो n = 4 इंटू 8/3 दैट इज 32/3। ये इसका नॉर्मल रिएक्शन आ गया, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अगर ये देख रहे हैं कि नॉर्मल कितना है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे 2 पे आप डाल लो, ये 20 न्यूटन, यहाँ पे 37, तो यहाँ पे कितना है 53, तो यहाँ पे 20 sin 53 20 इंटू 4/5 मतलब यहाँ पे एक बार में लिख दिया मैंने 16, और यहाँ पे कितना है 20 इंटू cos 53 मतलब 20 इंटू 3/5 मतलब 12 न्यूटन, तो 12 न्यूटन नीचे और ऊपर, और इसका वेट कितना है 20 मतलब 2g, तो दैट इज योर n, तो n विल बी 20 मतलब 2g प्लस 12 न्यूटन मतलब n विल बी योर 32 न्यूटन। बच्चा बच्चा बोल सकते हैं, राइट। बहुत ज्यादा इजी है। चलिए इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, मतलब तीनों बॉडी ला देते हैं, ठीक है। तो तीनों बॉडी ला के खत्म करके फिर हम थोड़ा सेकेंड लॉ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग फटाफट लिख लीजिएगा। सपोज ये एक तीनों बॉडी ले लेते हैं और दो साइड से फोर्स दे देते हैं, ऐसे जी में मिला के क्वेश्चन दे देते हैं। सपोज यहाँ पे 1 किलो, एक यहाँ पे 1 किलो ले लेते हैं, 1 kg, यहाँ पे 2 kg, यहाँ पे 3 kg, यहाँ पे दे देते हैं 48 न्यूटन, यहाँ पे दे देते हैं 12 न्यूटन। तो आपको हर एक में फोर्सेस निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे 48, यहाँ पे 12 मतलब सामने कितना लग रहा है 48 - 12 मतलब 36, राइट। 1 2 3 मतलब टोटल कितना है 6, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा 36/6 दैट इज योर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तीनों का सेम एक्सेलरेशन होगा, वरना सब में रिलेटिव मोशन आ जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें लग रहा है n1, इसमें काउंटर भी हो रहा है n1, और इसमें लग रहा है n2, इसमें काउंटर हो रहा है n2, राइट। तो ये बॉडी को देख लेते हैं। सबसे पहले 3 kg को ले लेते हैं, 3 kg को यहाँ पे n2 और यहाँ पे 12 और ये आगे बढ़ रहा है 6, मतलब एक्सेलरेशन a है। तो इसमें देखिए n2 - 12 = 3a मतलब 3 × 6, राइट। ये पहले का इक्वेशन, तो इससे आपका n2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 kg पे क्या क्या लग रहा है, 2 kg पे ये 3 को तो इसको लात मार रहा है n2 से, और ये 1 इसको लात मार रहा है n1 से,
राइट। तो क्योंकि ये बॉडी सामने जा रहा है A = 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो आपका N1 मस्ट बी ग्रेटर देन N2, इसलिए सामने जा रहा है। तो आई कैन से योर नेट N1 minus N2 equal to M, that is 2 into A, that is 2 into 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। तो ये आ गया अपने N1 minus N2। फिर अपने 1 kg पे आते हैं। तो 1 kg पे क्या लग रहा है? 1 kg पे लग रहा है यहाँ पे 48 न्यूटन, और यहाँ पे लग रहा है N1, और वो ऐसे आगे जा रहा है, मतलब 48 minus N1 equal to 1 into A। 1 into A की जगह 1 into 6 डाल लेते हैं। तो ये आपका तीनों इक्वेशन आ गया। N2 minus 12 equal to -12 equal to 18, और N1 minus N2 equal to 12, और 48 minus N1 6। ये तीनों के तीनों से आपका तीनों का तीनों वैल्यू निकल जाएगा, राइट, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अभी थोड़ी बात कर लेते हैं सेकंड लॉ के बारे में। थोड़ा बहुत कुछ चीज सीखना पड़ेगा। सबसे पहले सेकंड लॉ, हमने फर्स्ट लॉ की बात करके बहुत सारे कुछ किया है, प्रॉब्लम वगैरह बहुत कुछ किए हैं। अब थोड़ा सेकंड लॉ के बारे में सीख लेते हैं। सबसे पहले सेकंड लॉ के बारे में क्या सीखेंगे? सेकंड लॉ के बारे में सीखेंगे कि द अमाउंट ऑफ फोर्स, जो कि न्यूटन ने बोला था, अमाउंट ऑफ फोर्स applied to a body is directly proportional to the rate of change of linear momentum। हम लोग जितने मोमेंटम लेकर अब तक बात कर रहे हैं, दैट इज नॉर्मल मास इनटू नॉर्मल वेलोसिटी, तो वो सारे लीनियर मोमेंटम ही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड मोमेंटम चेंजेस इन द direction of force applied। So what I can say over here, that is, suppose M is the mass of a body which is moving at the velocity v, then the linear momentum P is your mv, that is basically a vector quantity। This one is called linear momentum, जिसको हम लोग linear momentum बोलते हैं। सबसे पहले तो न्यूटन ने क्या बोला था कि अमाउंट ऑफ फोर्स, दैट इज फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट इज आपका नॉर्मली आ चुका है F इक्वल टू MA, दैट इज यहाँ पे dt ऑफ MV, जिसको तोड़ के आपका आता था dt ऑफ MV, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को 1 मान लेते हैं, 1 into dPdt। तो यहाँ पे आप लोग जितने केसेस लेके काम करेंगे, 99% केसेस में आपका मास कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज होता रहेगा। अब एक बात है, सबसे पहला कि आपका जो फोर्स का डायरेक्शन है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, वो और वेलोसिटी हमेशा सेम होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। कैसा? देखिए, इसको हम क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 है, खत्म, राइट। ये डीपीडीटी को ऐसे आप तोड़ के लिख सकते हैं, dt ऑफ mb, dt ऑफ mb इज ma, राइट। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते थे, ये f इक्वल टू dpdt, फिर ये f को d dt ऑफ mv, फिर m को बाहर ले लेते हैं क्योंकि मास को कांस्टेंट मान लेते हैं, dv dt दैट इज ma, राइट, मास एंड एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मतलब फोर्स का डायरेक्शन, देखिए सपोज हम सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ा बेसिक सी बात। यहाँ पे v है, यहाँ पे v है, राइट। तो हम लोग तो बोलते हैं सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, क्यों सेंटर की तरफ है। सबसे पहले देखिए ये v है, ये v है, तो v में चेंज कितना है। सबसे पहले देखिए f इक्वल टू dp/dt और m dv/dt, तो फोर्स इज बेसिकली डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। dv किस तरफ है, मतलब वेलोसिटी का चेंज इस तरफ है। सबसे पहले ये v है और पहले का v तो इस तरफ था, राइट। तो अभी v माइनस v, मतलब इसको वेलोसिटी v मान लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो चुका है, तो वेलोसिटी का वैल्यू सेम है लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो चुका है। बात को गौर से सुनिएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो चुका है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो चुका है, इसलिए वेलोसिटी की v चेंज हो चुका है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो चुका है, मतलब वेलोसिटी खुद भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे v माइनस v कितना है, ये v है, ये अगर v है तो ये माइनस v है, तो ये v और माइनस v दोनों का रिजल्टेंट है इस तरफ, जो कि है सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन। ये v माइनस v, मतलब ये पॉइंट पे ले लेते हैं, आपने तो वेक्टर सीखा है ना, ये v है, ये माइनस v है, दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ है, सेंटर की तरफ है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा सेम डायरेक्शन पे होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। सपोज आप प्रोजेक्टाइल की बात ही मान लो, प्रोजेक्टाइल के में आपने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे हर जगह पे वेलोसिटी ऐसे 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 है, राइट। तो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम था, मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम था, नहीं था। वेलोसिटी का चेंज का जो डायरेक्शन है वो हमेशा फिक्स्ड है, वेलोसिटी का चेंज का डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ है, इस तरफ। तो वेलोसिटी का चेंज का डायरेक्शन के साथ हमेशा ये f सेम होगा, ठीक है। मतलब f इज हमेशा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, नॉट द वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, v माइनस v। ये v है, यहाँ पर माइनस v है, तो रिजल्टेंट v माइनस v, दैट इज अ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो हमेशा फोर्स का डायरेक्शन या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज ऑफ वेलोसिटी की तरफ होगा, वेलोसिटी वेक्टर चेंज। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको फटाफट उतार लो। सबसे पहले F इक्वल टू m dv/dt, तो यहां से देखिए सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देते हैं ddt ऑफ, जो उल्टे में लिखे थे, ddt ऑफ mv दैट इज ddt ऑफ p। तो अभी देखिए, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि f जीरो अगर, मतलब नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड अगर है, तब यहाँ पे क्या होने वाला है। अगर f जीरो है तो f जीरो है तो dp/dt जीरो, मतलब किसका डेरिवेटिव जीरो होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, राइट। तो p इज कांस्टेंट, मतलब मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम
कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कॉन्जर्व रहेगा, मतलब अगर बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं मारेंगे तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्लियर? मतलब इसको हम नाम देते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, शॉर्ट में COLM। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब क्या है कि अगर बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं है तो लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी और सिस्टम ऑफ बॉडीज इज कांस्टेंट इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स applied to a body or system of bodies, then linear momentum of the system or the body will remain unchanged. That is called conservation of linear momentum. ठीक है, चलिए इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा इससे हम लोग फर्स्ट लॉ को भी आराम से बहुत आसानी से बोल सकते हैं। कैसे आसानी से बोल सकते हैं? देखिए अगर आपका P कांस्टेंट है, अगर एक सिंगल बॉडी है तो P मतलब M भी कांस्टेंट है, मतलब अगर मास कांस्टेंट है तो हम लोग मान सकते हैं कांस्टेंट अपॉन मास, जो भी कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, राइट। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब क्या है? अगर सिंगल बॉडी है मतलब अगर इनिशियली रेस्ट में था तो बाद में भी रेस्ट में रहेगा, और इनिशियली कुछ वेलोसिटी है तो बाद में भी सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी होगा। दैट इज द सेकंड लॉ, राइट। दैट इज द सेकंड लॉ। बहुत आसानी से बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको क्लियर करते हैं। थोड़ा आप लोग पॉज करके लिख लीजिए। चलिए एक एग्जांपल इसका सीख लेते हैं जो कि हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। दैट इज रिकॉइल ऑफ गन। और ये COLM से हम लोग ना थर्ड लॉ को भी प्रूव करेंगे अभी के अभी। अच्छा उससे पहले रिकॉइल ऑफ गन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सपोज ये कोई गन है, ये ऐसा कुछ गन है। सबसे पहले एम इनिशियल मास, सबसे पहले यहां से अगर एक बुलेट एम मास का यू वेलोसिटी से निकल गया तब क्या होगा? देखिए सबसे पहले आपने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, आपने सिर्फ बुलेट को छोड़ा जो कि सिस्टम का ही है। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल टोटल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल टोटल मोमेंटम। ऑब्वियसली लीनियर मोमेंटम वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज इनिशियल लीनियर मोमेंटम 0 था, बाद में लीनियर मोमेंटम कितना है? m मास u से निकल गया, और सपोज ये गन जो है उसका वेलोसिटी हम v मान लेते हैं, डायरेक्शन अपने को मालूम नहीं है सपोज, तो m माइनस m इंटू v, मतलब v इक्वल टू माइनस एम यू बाई m माइनस m। ये माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है? माइनस सिग्निफाई कर रहा है कि इसका अगर वेलोसिटी u इस तरफ है तो ये ऑपोजिट साइड में होगा, राइट। और अगर आपने पहले से स्पेसिफाई कर दिया है v ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल वेलोसिटी अगर आपने पहले से स्पेसिफाई कर दिया है डायरेक्शन इस तरफ होगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 0 इक्वल टू एम यू माइनस m इंटू v।
मतलब आपने इक्वल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑपोजिट स्पेसिफाई ही कर दिया है, मतलब v वुड बी mu बाई m माइनस m। ठीक है, अगर आपने डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया तो आप ऐसे लिखेंगे, अगर आपने डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया तो ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ से सीखने वाली बात क्या है, सीखने वाला बात है m माइनस m, जितना ज्यादा होगा फिर उतना कम होगा, राइट। तो इसलिए मतलब गोली निकल जाने के बाद बंदूक में जितना मास ज्यादा होगा उतना वेलोसिटी कम होगा, इक्वल वेलोसिटी कम होगा। इसलिए आपको बोला जाता है कि बंदूक को ऐसे पूरा एकदम सटा के गोली मारो, राइट, क्योंकि यहाँ का मास बंदूक को थोड़ा मिल जाए। अगर रिवॉल्वर से या पिस्तौल से गन को गोली मार रहे हैं तो दोनों हाथ को ऐसे लगा के गोली मारते हैं, राइट, ताकि थोड़ा मास ये गन में थोड़ा ऐड हो जाए। जितना मास उस पर ऐड होगा उतना उसका रिकॉल वेलोसिटी कम होगा, राइट। ये हो गया आपका रिकॉल वेलोसिटी। अब आते हैं COLM, उससे हम लोग थर्ड लॉ को प्रूव करेंगे और ये लेक्चर को खत्म करेंगे। फिर अगले लेक्चर में हम थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स के साथ और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 1 घंटा ओवर हो चुका है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रॉम COLM to third law. Third law is what? Every action has equal and opposite reaction, right? अच्छा, सबसे पहले COLM का थोड़ा एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। सपोज एक M1 मास है जो कि U1 से जा रहा था और यहाँ पे M2 मास है जो कि U2 से जा रहा था। तो यहाँ पे सपोज मान लेते हैं U1 must be greater than U2 in order to collide, right? मतलब अगर U1 greater than U2 है तभी ये M1 जाके M2 पे ठोकेगा, राइट। तो अगर सपोज इसने इसको ठोक के ये M1 ने M2 पे फोर्स दिया है सपोज F2 और ये M2 ने M1 पे दिया है F1, राइट। ठोकने के टाइम मतलब जब कोलाइड हो रहा है तब फोर्स, फिर कोलाइड होकर इसका वेलोसिटी थोड़ा घट जाएगा और इसका वेलोसिटी थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या मालूम है कि फ्रॉम COLM, देखिए बाहर से तो आपने कुछ फोर्स वगैरह देखे तो इसको हम धक्का नहीं लगाया, ये नॉर्मल जाते जाते धक्का लगाया। हम लोगों ने यहाँ पे बाहर कोई फोर्स के बारे में बात नहीं किया है। तो फ्रॉम COLM इनिशियल टोटल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल टोटल मोमेंटम, और यहाँ पे V2 ग्रेटर देन V1 है क्योंकि ये धक्का लग के इसका वेलोसिटी कम हो गया, इसका वेलोसिटी ज्यादा हो गया। तो फ्रॉम COLM इनिशियल टोटल मोमेंटम दैट इज योर M1 U1 plus M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। तो यहाँ पे क्या होगा M1 V1 माइनस U1 इक्वल टू माइनस M2 V2 माइनस U2। अब अगर T इक्वल टू पोजीशन टाइम मतलब डेल्टा T ले लेते हैं, छोटा सा डेल्टा T जो कि ठोकने का टाइम है, जितना टाइम दोनों ने एक साथ बिताया था, राइट, दोनों एक साथ थे ठोकने का टाइम, उसको हमने डेल्टा T ले लिया है, दोनों साइड में डिवाइड मार दिया है। तो यहाँ पे कितना है M1 into ये चेंज वेलोसिटी बाय टाइम दैट इज योर एक्सेलरेशन तो माइनस M2 into A2। तो ये M2 पे जितना फोर्स लग रहा है दैट इज M2 into A2, राइट, दैट इज योर माइनस F2, और ये M1 पे जितना फोर्स लग रहा है दैट इज योर मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज योर F1। So F1 equal to F2, right? Equal and opposite forces. That is a normal third law. बहुत ज्यादा इजी है। इस लेक्चर को मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और न्यूटन्स लॉ के बारे में थोड़े और चीजें सीखेंगे और थोड़ा इलस्ट्रेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।